हेलो गाइज, पॉलिटिकल साइंस ऑनलाइन तथा निराला द विजन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सरोज कुमार सेहता और इस पॉलिटिकल साइंस सीरीज में हम अभी महान फिलोसोफर तथा पॉलिटिकल थिंकर प्लेटो के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने प्लेटो के जीवनी के बारे में देखा था, साथ ही प्लेटो के आत्मा का सिद्धांत तथा प्लेटो के न्याय सिद्धांत एवं प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत के बारे में अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम उससे आगे अध्ययन करेंगे। इससे पहले मैं आपसे एक निवेदन करता हूं कि कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो की शुरुआत हम प्लेटो के साम्यवाद के सिद्धांत से करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि प्लेटो का जो मुख्य उद्देश्य है, जो प्लेटो के राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य है, वह है न्याय पर आधारित एक आदर्श राज्य की स्थापना करना। इसके लिए वह शिक्षा का सिद्धांत देता है, दार्शनिक राजा का सिद्धांत देता है तथा साम्यवाद का भी सिद्धांत देता है। इसमें जो प्लेटो का साम्यवाद सिद्धांत है वह केवल संरक्षक वर्ग के लिए दिया गया है। यहाँ संरक्षक वर्ग को मैं थोड़ा सा बता दूं कि आपने आत्मा का सिद्धांत पढ़ा है, उसमें आपने देखा होगा कि आत्मा के 3 तत्व या 3 गुण हैं, विवेक, साहस और क्षुधा। इसमें से जो इसी के अनुसार, इन 3 गुणों के अनुसार ही समाज में 3 वर्ग हैं। एक है दार्शनिक वर्ग, एक है सैनिक वर्ग और एक है उत्पादक वर्ग। इसमें से जो दार्शनिक वर्ग है, जो शासन का काम करते हैं, शासक बनते हैं, वो और सैनिक वर्ग, इन दोनों को संरक्षक वर्ग कहा जाता है और जो उत्पादक वर्ग है उनको उत्पादक वर्ग ही कहा जाता है। तो ये जो साम्यवाद का सिद्धांत है प्लेटो का, वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 2 संरक्षक वर्गों के लिए है, सैनिक वर्ग के लिए और दार्शनिक शासक वर्ग के लिए। तो हम देखते हैं कि प्लेटो की जो साम्यवादी योजना है, इसके 2 भाग हैं। पहला भाग में है कि संरक्षक वर्ग को व्यक्तिगत संपत्ति से वंचित करना, यानी कि संपत्ति का साम्यवाद जो है वो पहला इसका योजना का पहला भाग है। दूसरा भाग है जो संरक्षक वर्ग है, यानी कि जो सैनिक और दार्शनिक शासक वर्ग हैं, उनको वैवाहिक जीवन से वंचित करना, यानी कि परिवार या स्त्रियों का साम्यवाद। तो इस तरह से इनके साम्यवाद की ये 2 मुख्य भाग हैं। अब हम देखते हैं प्लेटो के संपत्ति का साम्यवाद। तो संपत्ति के साम्यवाद में प्लेटो जो है वो संरक्षक वर्ग को निजी संपत्ति से वंचित करते हैं। उनका मानना है कि निजी वर्ग का न तो अपना घर होगा, न ही अपनी ज़मीन होगी, या न ही उसके पास कोई सोना चांदी होगा। तो फिर वो अपना जीवन यापन कैसे करेंगे? तो इस संबंध में प्लेटो का कहना है कि वे राज्य द्वारा व्यवस्थित सैन्यागार में निवास करेंगे। क्योंकि उनका अपना घर नहीं होगा तो वो रहेंगे कहाँ? तो जो राज्य का सैन्यागार होगा, जहाँ सेना लोग रहते हैं, वहाँ पर ये संरक्षक वर्ग रहेंगे। तो इनका भोजन पानी कैसे होगा? तो इसके लिए प्लेटो कहते हैं कि उत्पादक वर्ग जो है वो इनके खाने पीने की आवश्यक वस्तुएं प्रतिवर्ष देगा, और जो ये आवश्यक वस्तुएं उत्पादक वर्ग इनको प्रतिवर्ष देगा वो इतना देगा कि इनको पूरे साल इससे अपना खाना पीना चल सके तथा अन्य निजी आवश्यकताओं की पूर्ति ये कर सके। उसमें वो इतना ज़्यादा भी नहीं देगा कि बहुत ज़्यादा शेष बच जाए, और कम भी नहीं देगा कि ये इनके पूर्ति में कमी हो जाए। तो इस प्रकार यह उत्पादक वर्ग जो है वो इनकी इन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। और ये जो खाने पीने की वस्तुएं जो इनको दिया जाता है संरक्षक वर्ग को, तो उसका प्रयोग वो अकेले व्यक्तिगत रूप से संरक्षक वर्ग नहीं करेंगे, बल्कि वे इसका प्रयोग सार्वजनिक भोजनालय में सामूहिक रूप से सबके साथ मिलकर करेंगे। अब इस संपत्ति के साम्यवाद का उद्देश्य क्या है? क्यों संपत्ति का साम्यवाद दिए हैं प्लेटो? क्यों कहते हैं कि भाई जो संरक्षक वर्ग है उनको संपत्ति, निजी संपत्ति नहीं रखना चाहिए, व्यक्तिगत संपत्ति नहीं रखना चाहिए? तो इसका उद्देश्य वो बताते हैं कि जो व्यक्तिगत संपत्ति होता है, वो व्यक्तिगत संपत्ति कहीं ना कहीं आदमी में व्यक्ति में लोभ उत्पन्न कर देता है, जिससे शासक वर्ग जो है पतित हो सकते हैं, स्वार्थी हो सकते हैं, भ्रष्ट हो सकते हैं। साथ ही वो जो मेन उद्देश्य राज्य का, आदर्श राज्य का क्या है? न्याय की स्थापना करना, और इसी उद्देश्य से वो भटक सकते हैं। तो पहला उद्देश्य तो ये संपत्ति के साम्यवाद का यही है कि शासक वर्ग को संपत्ति के प्रति लालसा हटा करके पतित होने से, स्वार्थी होने से और भ्रष्ट होने से बचाते हैं, और इस प्रकार न्याय की स्थापना को सक्षम बनाते हैं। दूसरा जो इनका उद्देश्य है
कि जैसे आत्मा के त्रिभाग की जो हमने देखा है कि आत्मा के 3 तत्व होते हैं, जिसमें संरक्षक वर्ग में जो दार्शनिक है और सैनिक है वो विवेक तथा साहस का प्रतिनिधित्व करते हैं, और साथ में एक उत्पादक वर्ग भी है। तो कहता है कि संरक्षक वर्ग जो है साहस और विवेक का प्रतिनिधित्व करते हैं, अतः उन्हें धन संचय करने की आवश्यकता नहीं है। धन संचय करना किसका काम है? वो उत्पादक वर्ग का काम है, ये संरक्षक वर्ग का काम नहीं है। तो इस उद्देश्य को लेकर के प्लेटो जो है संपत्ति का साम्यवाद देते हैं। अब हम प्लेटो के परिवार या स्त्रियों का साम्यवाद देखते हैं। इसमें प्लेटो क्या कहते हैं कि जो संरक्षक वर्ग हैं, संरक्षक वर्ग को वैवाहिक संबंध या पारिवारिक जीवन नहीं जीना चाहिए, यानी कि वे संरक्षक वर्ग को वैवाहिक संबंध या पारिवारिक जीवन से वंचित करते हैं। प्लेटो जैसा कि हमने प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत में देखा था कि प्लेटो जो है अपने शिक्षा सिद्धांत में स्त्री एवं पुरुष दोनों को शिक्षा देने का अधिकार देते हैं, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार देते हैं। और चूंकि जब दोनों शिक्षा, स्त्री भी और पुरुष भी जब दोनों शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो चूंकि शिक्षा का देखेंगे उद्देश्य क्या था कि शिक्षा का उद्देश्य था संरक्षक वर्ग को उत्पन्न करना, यानी कि सैनिक और दार्शनिक शासक को बनाना। तो हम देखेंगे कि चूंकि स्त्री और पुरुष दोनों को शिक्षा मिल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि संरक्षक वर्ग में स्त्री और पुरुष दोनों होंगे। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि जो संरक्षक वर्ग हैं, उस संरक्षक वर्ग के जो स्त्री और पुरुष है, उनके बीच अस्थायी रूप से विवाह नहीं होगा, वे पति पत्नी के रूप में नहीं रह सकते हैं, अतः उनका कोई अस्थायी परिवार भी नहीं होगा। तो अब वो रहेंगे कैसे? तो दोनों सैन्यगार में समान रूप से बिना किसी पर्दा के रहेंगे। उन्हें स्वतंत्र रूप से प्रेम करने की भी छूट नहीं है। कहने का अर्थ ये है कि जो संरक्षक वर्ग की महिला हैं और पुरुष हैं, दोनों सैन्यगार में रहेंगे, उनके बीच कोई पर्दा नहीं रहेगा, और साथ में उनको ये भी इजाज़त नहीं रहेगी कि वो एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से प्रेम कर सकें। तो अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि जब दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से प्रेम भी नहीं कर सकते हैं, विवाह भी नहीं हो सकती है, तो फिर राज्य के लिए संतान की भी आवश्यकता होती है, तो फिर संतान की उत्पत्ति कैसे होगी? तो इसका भी व्यवस्था प्लेटो करते हैं। प्लेटो क्या करते हैं? श्रेष्ठ संतानोत्पत्ति के लिए, यानी कि जो संतान हो वो श्रेष्ठ हो, इसके लिए वो यौन संबंध पर प्रतिबंध लगाते हैं, यौन संबंध को नियंत्रित करते हैं। इसमें वो कहते हैं कि धार्मिक त्यौहार के अवसर पर जो सुयोग्य स्त्री पुरुष होंगे, उनके बीच संभोग क्रिया होगी। इसमें जिन स्त्री और पुरुष ने, जो संरक्षक वर्ग की स्त्री और पुरुष ने सार्वजनिक सेवा में या फिर युद्ध के क्षेत्र में विशिष्टता दिखाई है, उन्हें संभोग क्रिया में अनेक अवसर और विशेष सुविधा प्रदान की जाएगी, जिससे कि श्रेष्ठ लोग अधिक संतान उत्पन्न कर सके। यहाँ पर हम देखेंगे कि प्लेटो यह मानता है कि श्रेष्ठ व्यक्ति से ही श्रेष्ठ संतान की उत्पत्ति हो सकती है। तो इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए प्लेटो जो है सिर्फ श्रेष्ठ स्त्री पुरुष को ही संभोग करने की छूट देते हैं, यानी कि ये यौन संबंध को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। इसमें ये कहते हैं कि जो महिलाएं होगी वो 20 से 40 वर्ष तक, और जो पुरुष होंगे वो 25 से 55 वर्ष तक ही संभोग कर्म करेंगे। उसके बाद प्लेटो कहते हैं कि जो नियम ये बनेगा, इस नियम से जो संतान उत्पन्न होगा, उस संतान का लालन पालन राज्य द्वारा किया जाएगा। राज्य इसके लिए क्या करेगा कि एक शिशुपालन गृह बनाएगा। उस शिशुपालन गृह में इस नियम से उत्पन्न जितने भी संतान होंगे उनको वहाँ रखा जाएगा, और जो महिलाएं होंगी, जो स्त्रियां होंगी, वो बच्चों को स्तनपान कराने वहाँ जा सकती हैं, लेकिन न वह अपने संतान को पहचान सकेंगी, न संतान ही अपनी माँ को। कहने का मतलब ये है कि इस नियम द्वारा जितनी भी संतान की उत्पत्ति होगी, वो सारे संतान को उस शिशु गृह में रखा जाएगा, और उस शिशु गृह में महिलाएं जाएंगी दूध पिलाने के लिए अपने बच्चों को, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होगा कि उनका बच्चा कौन है। वो जाएंगी, जो बच्चा भूखा होगा उसे वो दूध पिला के चली आएंगी। तो इससे क्या होगा कि उनको ये पता ही नहीं चलेगा कि उनका बच्चा कौन है, और न बच्चे को पता चलेगा कि उनका अपना माँ बाप कौन है। तो इसमें कहते हैं कि इससे क्या होगा कि बच्चे जो हैं संरक्षक वर्ग के अपने से सभी बड़े को, जो संरक्षक वर्ग में जो भी महिला एवं पुरुष हैं, वो जो उस बच्चे से बड़े हैं उसको, वो सभी को वो माँ बाप मानेंगे, और जो उनके समकक्ष हैं उसको वो समवयस्क यानी कि भाई बहन मानेंगे। जो उनके समवयस्क हैं उन बच्चों के, उसको वो भाई बहन मानेंगे।
ये इसलिए कहते हैं कि राज्य के अधीन ही उस बच्चों की प्रशिक्षण इस प्रकार से होगा कि वे समस्त राज्य को अपना परिवार समझकर एक सच्चे सेवक की तरह सेवा कर सकते हैं। कहने का अर्थ यह है कि जब बच्चे को अपने परिवार के बारे में पता नहीं है तो उसका सारा जो हित होगा, सारा लगाव होगा, वो अपने राज्य से लगाव होगा, राज्य के प्रति वो एक सेवा भाव लेकर के आगे बढ़ेंगे। अब प्लेटो कहते हैं कि जो नियम बनाया गया है, इस नियम के विरुद्ध यदि कोई संतान उत्पन्न होता है तो वह उसे राज्य नहीं पालेगा। यानी कि यदि जो नियम बनाया गया है कि त्यौहार के अवसर पर श्रेष्ठ स्त्री पुरुष को ही संभोग करने के अवसर दिया जाएगा और उससे जो उत्पन्न संतान होगा उसी को राज्य पालन करेगा, इस नियम के से अलग यदि कोई संतान उत्पन्न होता है तो उसको राज्य पालन नहीं करेगा, या किसी अज्ञात एवं अंधकारमय जगह में गाड़ दिया जाएगा, या फिर गर्भपात द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा। देखिए, ये सारा प्रश्न जो है वो पूछता है आपके एग्जाम में, इससे भी और इससे पहले जो हमने बताया उससे भी। तो इस साम्यवाद को आपको एकदम ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है, ताकि कोई भी क्वेश्चन इससे छूट नहीं पाए। अब हम देखते हैं कि परिवार का जो साम्यवाद देते हैं प्लेटो, तो उनका उद्देश्य क्या है, क्यों वो शासक वर्ग को, जो संरक्षक वर्ग हैं, उनको वो परिवार से वंचित करते हैं। तो सबसे पहला उनका कहना है कि परिवार जो है वो स्वार्थ का केंद्र है, यानी परिवार के कारण लोगों में स्वार्थ की भावना उत्पन्न होती है। ये मोह माया और स्नेह का बंधन ये डालता है लोगों पर। साथ ही परिवार में बच्चों की शिक्षा जो है इस तरह से संभव नहीं हो पाती है कि वह राज्य की सेवा की भावना उसमें उत्पन्न हो सके। साथ में यदि परिवार रहेगा तो फिर संरक्षक वर्ग को परिवार के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। तो इससे क्या होगा कि राज्य संबंधी जो उनकी जिम्मेदारी है या उनका जो कर्तव्य है उससे वो विमुख हो सकते हैं, उससे वो विरक्त हो सकते हैं। इसके साथ साथ वो यह भी कहते हैं कि परिवार के कारण महिलाओं की प्रतिभा अवरुद्ध होती है, क्योंकि जब परिवार बनता है तो महिलाओं को चार दीवारी के अंदर में समेट दिया जाता है। अब उनका जो काम होता है परिवार में वो सिर्फ और सिर्फ बच्चे पैदा करना और रसोई में खाना बनाना, तो ऐसा प्लेटो कहते हैं। तो इसलिए परिवार का, चूँकि परिवार के कारण महिलाओं की जो प्रतिभा है वो अवरुद्ध हो जाती है और राज्य जो है अपनी आधी भावी संरक्षकों की सेवा से वंचित रह जाता है। साथ ही प्लेटो का यह भी कहना है कि परिवार के कारण व्यक्ति को निजी संपत्ति अर्जित करना पड़ता है, और निजी संपत्ति अर्जित करने से फिर वही जो संपत्ति में बताया था कि किस तरह से स्वार्थ और लालसा और ये सब चीज़ें आ जाती है, तो फिर सब जो संपत्ति का साम्यवाद प्लेटो ने दिया था वो फिर से वही सारी कमियां शासक वर्ग में आ जाएगी। इसके कारण ये परिवार को भी या स्त्रियों का भी साम्यवाद प्रस्तुत करते हैं। तो इस प्रकार हमने प्लेटो के साम्यवाद सिद्धांत को देखा। अब हम प्लेटो के दार्शनिक राजा का सिद्धांत देखते हैं। प्लेटो के जो दार्शनिक राजा का सिद्धांत है वो उसका एक अनूठा सिद्धांत है। वो सिर्फ और सिर्फ प्लेटो ने ही दिया है ऐसे दार्शनिक राजा का सिद्धांत। इसमें हम देखेंगे कि प्लेटो का जो दार्शनिक राजा का सिद्धांत है वो उसके आत्मा के सिद्धांत, शिक्षा के सिद्धांत का तार्किक परिणति है, और साथ में प्लेटो यह भी मानता है कि सद्गुण ही ज्ञान है। तो इस आधार पर भी दार्शनिक राजा का सिद्धांत अपने आप तार्किक रूप से परिणत होती है। इसके साथ ही प्लेटो का जो दार्शनिक राजा का सिद्धांत है वो उसके अनुभव पर भी आधारित है। अब हम इसको एक एक चीज़ करके देखते हैं। जैसे आपने देखा था आत्मा के सिद्धांत में कि आत्मा के तीन तत्व होते हैं, इसमें विवेक, साहस और क्षुधा। इसमें विवेक का काम स्वामित्व करना, साहस का काम जो है रक्षा करना, और क्षुधा का काम उत्पादन करना है। तो इसमें जो विवेक है वो दार्शनिक का ये प्रतिनिधित्व करता है, और एक श्रेष्ठ दार्शनिक जो होता है वो भी समाज का सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति होता है। तो श्रेष्ठ का ही शासन होना न्यायपूर्ण और उचित है। तो इस संदर्भ में प्लेटो जो है वो दार्शनिक राजा का सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। दूसरी तरफ जो प्लेटो शिक्षा का सिद्धांत देते हैं, आप शिक्षा के सिद्धांत में देखे होंगे कि शिक्षा के सिद्धांत में किस तरह से जो प्राथमिक शिक्षा है जिसमें कि 0 से लेकर के 20 वर्ष तक वो शिक्षा की बात करते हैं, प्राथमिक शिक्षा की। तो इसमें इस शिक्षा के बाद सैनिक वर्ग बनते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि 20 से 30 वर्ष तक जो उच्च शिक्षा मिलता है, उसके बाद ये निम्न प्रशासनिक पद पर वो इतना शिक्षा ग्रहण करने के बाद निम्न प्रशासनिक पद पर जाते हैं। उसके बाद जो 30 से 35 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण करने के बाद
देखेंगे कि वो 35 से 50 वर्ष तक यानी 15 वर्ष तक वो सार्वजनिक पद ग्रहण करता है और इस शिक्षा का जो सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त करता है वो इस सार्वजनिक पद को ग्रहण कर उसका व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करता है। और इस ज्ञान प्राप्ति के बाद जब 50 वर्ष तक वो सैद्धांतिक और व्यवहारिक रूप से एक ज्ञानी के रूप में बन जाता है, उसके बाद यदि अब वो शासक नहीं बने तो फिर कौन शासक बनेगा। तो इस तरह से उसका शिक्षा का सिद्धांत भी जो है वो दार्शनिक राजा के सिद्धांत को ही आगे बढ़ाता है। इसके साथ जो तीसरा सिद्धांत है कि सद्गुण ही ज्ञान है, प्लेटो मानता है कि सद्गुण ही ज्ञान है। वो कहता है कि जो सत्य है, सत्य वास्तविक होता है और ये सत्य का ज्ञान जो है सबको नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ दार्शनिक या विवेकी व्यक्ति को ही हो सकता है। और जिसे सत्य का ज्ञान हो उसी को शासक बनना चाहिए, जिससे कि वो जन कल्याण में कार्य कर सके। तो इस तरह से वो ये सद्गुण के ज्ञान के आधार पर भी प्लेटो दार्शनिक राजा के सिद्धांत को सिद्ध करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्लेटो के जो 3 सिद्धांत है उसी के आधार पर दार्शनिक राजा का सिद्धांत भी प्रस्तुत होता है। अब हम प्लेटो के आदर्श राज्य का सिद्धांत देखते हैं, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि प्लेटो का ये जो आदर्श राज्य का सिद्धांत है वो उसके राजनीतिक सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है, क्योंकि वह आदर्श राज्य के सिद्धांत की स्थापना के लिए ही वह साम्यवाद का सिद्धांत देता है, शिक्षा का सिद्धांत देता है, आत्मा संबंधी सिद्धांत देता है, दार्शनिक राजा का सिद्धांत देता है। तो उसका उद्देश्य जो है न्याय पर आधारित एक आदर्श राज्य की स्थापना करना है और उसके लिए विभिन्न सिद्धांत देता है, यानी कि उसके दर्शन में आदर्श राज्य का सिद्धांत जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसका मानना है कि जो ये आदर्श राज्य है, आदर्श राज्य की उत्पत्ति जो है व्यक्ति के चरित्र से ही होती है। जैसा कि आप उसके आत्मा के सिद्धांत से देखे होंगे कि आत्मा के 3 तत्व हैं, विवेक, साहस और क्षुधा। तो उसी 3 तत्व से ही राज्य की उत्पत्ति या राज्य का विकास होता है। तो इस प्रकार वो कहता है कि जो राज्य है वो व्यक्ति का ही विस्तृत रूप है। जिस तरह से व्यक्ति में व्यक्ति के आत्मा में 3 गुण हैं, उसी तरह राज्य में भी 3 वर्ग हैं, दार्शनिक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। तो ये कहीं ना कहीं ये मानता है कि व्यक्ति का ही विस्तृत रूप राज्य है। ये भी क्वेश्चन, इसका एक कोटेशन स्टेटमेंट पूछता है कि ये किसका कथन है, व्यक्ति का विस्तृत रूप ही राज्य है। उसके बाद हम देखते हैं कि राज्य के विकास के क्रम में ये 3 चरणों में इसकी व्याख्या करता है कि किस तरह से राज्य का विकास हुआ है। जैसा कि मैंने बताया था कि आत्मा के 3 रूप के आधार पर ये आगे बढ़ता है। तो उसमें देखेंगे कि पहला आधार जो है आर्थिक है, दूसरा आधार सामरिक है और तीसरा आधार दार्शनिक है। जैसे कि आपने देखा होगा कि आत्मा में एक उत्पादक वर्ग है, एक सैनिक वर्ग है और एक दार्शनिक वर्ग है। तो इसी आधार पर यह अपने राज्य का सिद्धांत भी प्रस्तुत करता है। इसमें सबसे पहले अब हम आर्थिक आधार देखते हैं। तो प्लेटो कहता है कि जो राज्य का उदय हो रहा है वह मनुष्य की आर्थिक आवश्यकताओं से होता है। जैसे कि मनुष्य की कई सारी आवश्यकताएं होती हैं। अब इन आवश्यकताओं की पूर्ति वह अकेले नहीं कर सकता है, इसके लिए वह दूसरे से कुछ न कुछ लेता है, दूसरे से कुछ न कुछ सहयोग करता है। तो ये जो है इस तरह से वह आवश्यक वस्तुओं का विनिमय करता है एक दूसरे से। वो एक व्यक्ति दूसरे से लेता है, दूसरा व्यक्ति उससे लेता है। तो इस प्रकार जो व्यक्ति हैं, मनुष्य हैं, वो आपस में सहयोग तथा विनिमय करते हैं। जब ऐसे व्यक्ति जो आपस में सहयोग और विनिमय करते हैं, जब ऐसे व्यक्ति आपस में एकत्र होकर एक स्थान पर निवास करना शुरू कर देते हैं, तो ऐसे ही निवासियों के समूह को राज्य कहा जाता है। यानी कि जो राज्य की शुरुआत होती है, उत्पत्ति की या राज्य के विकास की जो शुरुआत होती है, वह मनुष्य की आर्थिक आवश्यकताओं से होती है। अब हम इसका दूसरा आधार सामरिक आधार देखते हैं। सामरिक आधार में देखिए कि जब राज्य बन जाता है आर्थिक आवश्यकताओं के आधार पर, तब अब जो इस राज्य में निवास करने वाले व्यक्ति हैं उनमें आपसी जो मतभेद, विवाद या झगड़ा होता है, तो उसके कारण तथा दूसरे राज्य से आक्रमण के खतरा भी होता है, उसके कारण इन्हें सुरक्षा की अनुभूति होती है कि हमें सुरक्षा चाहिए। यह आंतरिक अशांति जो है, आंतरिक शांति सुरक्षा और इस बाहरी आक्रमण से राज्य की रक्षा के लिए सैनिक वर्ग का विकास होता है। तो यहाँ पर देखिएगा कि पहले आर्थिक आवश्यकता के कारण राज्य बनता है और उस राज्य बनने के बाद उसमें रक्षा की या सुरक्षा की जो आवश्यकता होती है उससे सैनिक वर्ग का निर्माण होता है।
यहाँ पर प्लेटो के आदर्श राज्य में जो सैनिक हैं वो सैनिक जो है रक्षात्मक कार्य करते हैं। रक्षात्मक कार्य करने का मतलब है कि ये अपने राज्य की या अपने लोगों की रक्षा के लिए कार्य करते हैं, न कि किसी अन्य राज्य पर आक्रमण करने के लिए। तो इस प्रकार प्लेटो का आदर्श राज्य जो है रक्षात्मक है, आक्रामक नहीं। उसके साथ ही प्लेटो ने इस सेना को, जो सैनिक हैं उनको प्रहरी की संज्ञा दी है, जो कि रात में जग करके लोगों की रक्षा करता है। साथ ही इन्होंने सेना की तुलना रखवाली करने वाली कुत्तों से की है। जिस प्रकार जो कुत्ते हैं वो अपने मित्र के प्रति शांत और दुश्मनों के प्रति रौद्र रूप धारण करते हैं, उसी प्रकार सैनिक भी जो हैं वो अपने मित्र के प्रति शांत रहते हैं और दुश्मनों के प्रति रौद्र रूप धारण करते हैं। इस सैनिक का मुख्य गुण जो है वो साहस है। यह किसी चीज़ से नहीं डरता, मौत से भी नहीं डरता, और यह आक्रामक स्वरूप भी अपना सकता है। तो इस प्रकार हमने आदर्श राज्य का सामरिक आधार देखा। अब हम आदर्श राज्य का दार्शनिक आधार देखते हैं। दार्शनिक आधार में यह कहा जाता है, प्लेटो कहते हैं कि जो राज्य की उत्पत्ति या विकास जो मनुष्य की आर्थिक आवश्यकताओं के कारण होता है, उसके बाद उन्हें रक्षा की आवश्यकता होती है, सुरक्षा की आवश्यकता होती है, जिससे सैनिक वर्ग का विकास होता है। और सैनिक वर्ग जो है उनकी रक्षा तो कर लेता है, लेकिन उसमें विवेक से ज़्यादा साहस की प्रधानता होती है। सैनिक वर्ग में विवेक उतना अधिक नहीं होता है, साहस ज़्यादा होता है, जिससे कि वह न्याय की स्थापना करने में सक्षम नहीं हो पाता है। जब इस साहस को विवेक का संबल यानी विवेक का सहयोग मिल जाता है, तब वह अन्याय का विनाशक तथा न्याय का रक्षक बन जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके बाद न्याय की आवश्यकता होती है, और इस न्याय की आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम विवेक संपन्न दार्शनिक को ही राजा बनाने के योग्य प्लेटो मानते हैं। तो इस प्रकार जो दार्शनिक आधार है उसमें प्लेटो के आदर्श राज्य में राजा का विकास होता है। क्योंकि राजा दार्शनिक जो हैं वो विवेक का प्रतिनिधित्व करते हैं, और विवेक का कार्य स्वामित्व करना है, इसलिए जो दार्शनिक होंगे वही स्वामित्व यानी कि राजा बनने के योग्य होंगे। तो इस प्रकार हमने देखा कि प्लेटो के जो आदर्श राज्य हैं उसके 3 आधार हैं। एक तो आर्थिक आधार है, एक सामरिक आधार है, और एक दार्शनिक आधार है। अब देखिए कि प्लेटो जो है वो इस आदर्श राज्य की श्रेष्ठता को बनाए रखने के लिए 4 चेतावनी भी देते हैं कि ये चीज़ें बदलाव नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये आदर्श राज्य समाप्त हो जाएगा, आदर्श राज्य श्रेष्ठ नहीं रह जाएगा। तो सबसे पहले चेतावनी जो देते हैं वो शैक्षणिक चेतावनी है। इसमें वो कहते हैं कि आदर्श राज्य का जो आधार है वो शिक्षा है। शिक्षा के आधार पर ही जो आदर्श राज्य के जो दार्शनिक शासक हैं वो बनते हैं। तो यदि शिक्षा में किसी प्रकार का परिवर्तन होगा तो फिर आदर्श राज्य में भी परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए वह चेतावनी देते हैं कि शिक्षा में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना चाहिए। दूसरा जो वो चेतावनी देते हैं वो सामाजिक चेतावनी है, जिसमें वो कहते हैं कि संरक्षक वर्ग में संपत्ति तथा परिवार का प्रवेश नहीं होना चाहिए। वो साम्यवाद इसी उद्देश्य से देते हैं कि भाई भ्रष्टाचार से बचा रहे और जो धन लोलुपता वगैरह जो है इन सब चीज़ों से बचा रहे, जिससे कि राज्य का जो न्याय का स्थापित करने का जो शक्ति है वो बना रहे। यदि संरक्षक वर्ग में परिवार का प्रवेश हो जाएगा और संपत्ति का प्रवेश हो जाएगा तो वो भ्रष्ट हो जाएंगे और इससे वो सही से शासन नहीं कर पाएंगे। तीसरा जो वो चेतावनी देते हैं वो जैविक चेतावनी है। जैविक चेतावनी में जैसे कि उन्होंने स्त्री का या परिवार के साम्यवाद में उन्होंने कहा था कि यौन संबंधों को नियंत्रित रखना चाहिए। जो अनियंत्रित यौन श्रेष्ठ व्यक्ति से श्रेष्ठ संतान उत्पन्न होता है, जब अनियंत्रित यौन संबंध होने लगेगा तो वहाँ पर जरूरी नहीं कि कोई श्रेष्ठ व्यक्ति ही संतान उत्पन्न करे। तो इससे क्या होगा कि जो श्रेष्ठता का जो बना हुआ है एक परंपरा वो टूट जाएगा, और फिर उसमें जो सोना चांदी और लोहे का वो कहते हैं, जो विवेक से संपन्न है वो सोना है, जो साहस से संपन्न है वो चांदी है, और जो क्षुधा से संपन्न है वो लोहा है। तो कहते हैं कि इनका मिश्रण हो जाएगा, और मिश्रण होने से फिर श्रेष्ठ राज्य की जो गुण है वो समाप्त हो जाएंगे। जो चौथा वो चेतावनी देते हैं वो धार्मिक है। इस धार्मिक चेतावनी में वो कहते हैं कि चूंकि व्यक्ति का जो स्वभाव है, जो व्यक्ति के आत्मा के 3 गुण है, और उस गुण के अनुसार जो स्वभाव है वो ईश्वर प्रदत्त है। इस ईश्वर प्रदत्त स्वभाव के अनुसार ही व्यक्ति को कार्य करना चाहिए। अब ऐसा हो कि किसी दार्शनिक को यदि उत्पादन का कार्य दे दिया जाए और किसी उत्पादक को शासक का कार्य दे दिया जाए तो वो आदर्श राज्य का जितने भी गुण हैं वो सारे उलट जाएंगे, वो सारे समाप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार ये आदर्श राज्य की श्रेष्ठता को बनाए रखने के लिए 4 चेतावनी भी देते हैं। तो इस प्रकार हमने
प्लेटो के आदर्श राज्य को भी हमने देख लिया। अब हम प्लेटो के विभिन्न शासन प्रणाली के बारे में जो विचार है उसको हम देखते हैं। तो प्लेटो कहता है कि जो आदर्श राज्य है, आदर्श राज्य में जो दार्शनिक राजतंत्र का शासन होता है वो सबसे उत्तम शासन होता है, क्योंकि यह एक विवेकी और एक ज्ञानी व्यक्ति का शासन है। उसके बाद वो कहते हैं कि अन्य शासन जो है सैनिक तंत्र है, धनिक तंत्र है, प्रजातंत्र है, निरंकुश तंत्र है, लेकिन ये सारे शासन क्या है? निकृष्ट शासन है। उत्तम शासन कौन है? तो आदर्श राज्य में जो दार्शनिक राजतंत्र का शासन है वही उत्तम शासन है, बाकी सब निकृष्ट शासन है। तो ये निकृष्ट शासन कैसे उत्पन्न होता है? तो वो कहते हैं कि जैसे जो विवेक का जो स्थान है वो जब उत्साह ले लेता है तब वहाँ पर सैनिक तंत्र की स्थापना होती है। जब वो विवेक का स्थान जब क्षुधा ले लेता है, ये उत्साह का स्थान क्षुधा ले लेता है, तब वहाँ पर धनिक तंत्र की, प्रजातंत्र की और निरंकुश तंत्र की स्थापना होती है। यानी कि धनिक तंत्र, प्रजातंत्र और निरंकुश तंत्र तीनों का आधार क्षुधा है, लेकिन इसमें हर एक का उद्देश्य अलग अलग है। देखिए, जब क्षुधा का उद्देश्य धन की प्राप्ति या धन की उपलब्धि होता है तब धनिक तंत्र की स्थापना होती है। जब क्षुधा का उद्देश्य स्वतंत्रता और समानता हो जाता है तब प्रजातंत्र की उत्पत्ति होती है। और जब क्षुधा का उद्देश्य रक्त का पिपासु हो जाता है तब निरंकुश तंत्र की स्थापना होती है। तो इस प्रकार प्लेटो जो है वो विभिन्न शासन प्रणाली के बारे में भी अपना विचार देते हैं। इसमें वो सबसे उत्तम जो है दार्शनिक राजतंत्र को रखते हैं, और देखिएगा कि प्रजातंत्र को इन्होंने निकृष्ट शासन की श्रेणी में रखा है। तो इस प्रकार अब हम प्लेटो का लगभग सभी दर्शन देख लिए हैं। तो यहीं पर हम इसको समाप्त करते हैं, और अगले वीडियो में हम इससे संबंधित, प्लेटो से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में, DSSB में या नेट में या कहीं भी पूछे जाते हैं, तो उसको अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। धन्यवाद।